Dear students, today we discuss about chemical analysis and chemical formulas. My name is Mohammad Waqas and you are watching Level Up Learning channel. तो सबसे पहला स्टूडेंट MCQ है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर इज़। तो ये स्टूडेंट केमिकल एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारे पास कोई भी केमिकल सैंपल हो तो हम क्या करते हैं, उस केमिकल सैंपल में दो चीज़ें फाइंड करते हैं। एक हम ये देखते हैं कि उस केमिकल सैंपल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यानी कि आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और सेकंड स्टूडेंट हम क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं ऑफ अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट्स, अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक हो गया। तो ऐसा फिनोमिना जिसके ज़रिए हम किसी केमिकल सैंपल में मौजूद एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उनकी अमाउंट्स को फाइंड करते हैं, उस फिनोमिने को बेटे आप क्या बोलते हैं, केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस का वो वाला पोर्शन जिसमें आप एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, आप उसे क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलेंगे आप उसे, क्वालिटेटिव एनालिसिस। जबकि केमिकल एनालिसिस का वो वाला पोर्शन जिसमें आप एलिमेंट्स की अमाउंट्स को फाइंड करते हैं, आप इसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्लियर हो गया। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये केमिकल एनालिसिस के दो पार्ट्स हैं। जब आप केमिकल एनालिसिस कर लेते हैं तो केमिकल एनालिसिस के बाद आपको पता चलता है कि केमिकल सैंपल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनकी क्या क्या अमाउंट्स हैं, और फिर उससे क्या ओरिजिनेट होता है, केमिकल फार्मूला। ठीक है। जैसा कि वाटर है, तो वाटर का जब केमिकल एनालिसिस किया गया तो पता चला कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और जब अमाउंट्स देखी गई तो दो हिस्से हाइड्रोजन, एक हिस्सा ऑक्सीजन का था। तो फार्मूला क्या बन गया, H2O। बात की समझ लगी। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट जब आप अमाउंट्स को फाइंड करते हैं एलिमेंट्स की, तो अमाउंट्स को हम डील करते हैं परसेंटेज में। ठीक है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर इज, तो बेटे हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। अब वाटर के अंदर अगर वाटर की आप बात करें तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 और 2 का कितना होगा, 2, और ऑक्सीजन का कितना होगा, 16। तो टोटल वाटर का मास कितना हो गया, 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे 1 × 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो दोनों एटम्स का मास लिखेंगे ओवर कंपाउंड का मास मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप इसको बेटे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/9 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि ये 2 18 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11.1 अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बेस्ट आंसर बन रहा है वो अल्फा ऑप्शन है। बात की समझ लगी स्टूडेंट। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर इज 11.1%। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट MCQ परसेंटेज से रिलेटेड है। 50 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड X कंटेन 40% नाइट्रोजन, व्हाट मास ऑफ नाइट्रोजन विल प्रेजेंट इन इट। कि हमारे पास कोई कंपाउंड X है, उसका कितना मास है, 50 ग्राम कंपाउंड का, उसके अंदर 40% नाइट्रोजन है। तो कहता है नाइट्रोजन का मास उसमें कितना प्रेजेंट है। तो हमें पता है कि परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला क्या है कि परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे परसेंटेज कितनी गिवन है स्टूडेंट, 40%। तो ये आ गया जी 40%। मास हमने फाइंड करना है, कंपाउंड का मास कितना गिवन है, 50 ग्राम, और ये 100 आ गए। ठीक है। तो इसको सॉल्व अगर करें तो ये 0 0 से कैंसिल, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 4 × 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 20 ग्राम आ जाएगा।
बात की समझ लगी? तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ऑप्शन बनती है बेस्ट वो क्या होगी, वो चार्ली होगी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपाउंड कंटेन्स 50% सल्फर एंड 50% ऑक्सीजन, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जानना ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। तो स्टूडेंट, एम्पिरिकल फार्मूला ऐसा फार्मूला है जो किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो को शो करता है। एम्पिरिकल फार्मूला, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं कि ये क्या शो करता है, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो, ये सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो। और ये जो रेशो है ये हमेशा किस में होगी, ये होल नंबर में होगी। बात की समझ लगी? मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूले लिखता हूँ। सपोज करते हैं कि हमारे पास है जी बेंजीन C6H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ऐसा फार्मूला जो मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की तादाद को जाहिर करे, ठीक है। और इस तरफ हम क्या लिखते हैं जी, एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम देखें तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। तो अगर इसकी रेशो लें तो सिंपलेस्ट आंसर क्या आता है, 1:1। तो फार्मूला क्या बन गया, CH। तो ये वाला फार्मूला क्या शो कर रहा है कि बेंजीन के मॉलिक्यूल में एटम्स की जो सिंपलेस्ट रेशो है वो बेटे क्या है, CH है। इसी तरह हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, यानी कि इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो ये सिंपलेस्ट रेशो नहीं है, ये फर्दर डिवाइड हो सकती है। तो ये सारी 6 पे डिवाइड होगी, आंसर क्या आ जाएगा, ये 1:2:1। तो फार्मूला क्या बन गया, CH2O। तो ये वाला फार्मूला क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में जो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो है वो CH2O है। तो ऐसा फार्मूला जो मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो को शो करे और वो रेशो किस में आए, होल नंबर में आए, तो आप ऐसे फार्मूले को क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला बोलेंगे। बात की समझ लगी? अब स्टूडेंट याद रखना है कि जो वर्ड एम्पिरिकल फार्मूला है ये हम आयोनिक कंपाउंड्स के लिए भी यूज़ करते हैं। यानी कि हम आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं उनका सिर्फ क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि आयोनिक कंपाउंड्स हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। जबकि जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो सकता है और उनका एम्पिरिकल फार्मूला भी हो सकता है। जैसा कि बेंजीन एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है ये एक आयोनिक कंपाउंड है ना, तो ये इसका क्या है, ये एम्पिरिकल फार्मूला है। आयोनिक कंपाउंड्स का सिर्फ क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है। बात की समझ लगी? तो अब हम देखेंगे कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनसे हम फाइंड करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। स्टेप्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, परसेंटेज फाइंड करेंगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, यानी कि कंपाउंड में मौजूद हर एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड करेंगे। मोस्टली जो आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन होगी। अब अगर परसेंटेज गिवन हो तो आप सेकंड स्टेप जो है वो सॉल्व करेंगे। वो क्या होगा, आप फाइंड करेंगे ग्राम एटम्स को, ठीक है। ग्राम एटम्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट स्टेप में जो परसेंटेज फाइंड किया उसको एलिमेंट के एटॉमिक मास के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगी, वो ग्राम एटम्स आ जाएंगे। थर्ड जो है उसमें आप क्या करेंगे, रेशो लेंगे, टेक रेशो ऑफ ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स की रेशो लेंगे। और अगर यहाँ पर ग्राम एटम्स की रेशो होल नंबर में आए तो इसका मतलब ये होगा वो आपका एम्पिरिकल फार्मूला है। लेकिन अगर ग्राम एटम्स की रेशो जो है वो फ्रैक्शन में आ रही है तो फिर हम उस रेशो को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें क्या हो,
हमें होल नंबर में आंसर मिले, मल्टीप्लाई विद डिजिट टू गेट होल नंबर। बात की समझ लगी? तो ये स्टूडेंट 4 स्टेप्स हैं इंपीरिकल फार्मूला फाइंड करने के। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में वो कहता है कि कंपाउंड के अंदर 50% सल्फर है, 50% ऑक्सीजन है, यानी कि परसेंटेज पहले ही फाइंड की हुई है। तो फिर हमने क्या करना है, हमने ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं। तो ग्राम एटम्स फाइंड करने के लिए देखें हम क्या करेंगे, ये आ गई जी 50% सल्फर और 50% क्या आ गया, ऑक्सीजन। तो परसेंटेज को डिवाइड कर दें किसके ऊपर, एटॉमिक मास पे। तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है जी 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब यहाँ पे क्या है कि ये 50 दोनों तरफ 50 है, तो ये 50 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट क्या आ गया 50/50 और इस तरफ क्या आ जाएगा 32/16। तो ये कैंसिल करें, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1 और इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो फार्मूला फिर कौन सा बन रहा है, SO2। तो इस कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या होगा, SO2 होगा। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन कैन नॉट बी एनालाइज्ड बाय कंबस्शन। यानी कि अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंबस्शन एनालिसिस को। कंबस्शन एनालिसिस बेटे क्या है कि ऐसा फिनोमिना जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन की केमिकल एनालिसिस करते हैं बाय बर्निंग, यानी कि कंपाउंड को बर्न करके हम देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनकी अमाउंट्स क्या हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो बेटे क्या है कि आपने याद रखना है कि सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंबस्शन एनालिसिस की जा सकती है जो कार्बन पे, हाइड्रोजन पे और ऑक्सीजन पे कंटेन करेंगे। याद रहेगा, ओनली दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी एनालाइज्ड बाय कंबस्शन विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर देखें स्टूडेंट, तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2 twice CO। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब है यूरिया की हम कंबस्शन एनालिसिस कंबस्शन ट्यूब में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर बेस्ट आंसर फिर क्या होगा, अल्फा ही होगा। ग्लूकोज C6H12O6, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। जबकि सुक्रोज में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बेंजीन में कार्बन, हाइड्रोजन है। तो इन तीनों कंपाउंड्स की हम केमिकल एनालिसिस कंबस्शन एनालिसिस से कर सकते हैं। बात की समझ लगी? अब कंबस्शन एनालिसिस जब हम करते हैं तो जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं वो क्या होता है, वो होता है जी कंबस्शन ट्यूब। वो क्या होती है जी, कंबस्शन ट्यूब। कंबस्शन ट्यूब के अंदर 2 चीज़ें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक है मैग्नीशियम परक्लोरेट, ठीक है, और सेकंड है जी 50% KOH। ये 2 स्टूडेंट एब्जॉर्बर हैं। जो मैग्नीशियम परक्लोरेट है ये क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ये क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जबकि 50% KOH जो है ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि जब हम क्या करते हैं कंबस्शन ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं तो वो बर्न होकर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो वाटर को एब्जॉर्ब कौन कर लेता है, मैग्नीशियम परक्लोरेट, और CO2 को एब्जॉर्ब करता है KOH। ठीक हो गया? ये जो एब्जॉर्प्शन है ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, ये क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। यानी कि मैग्नीशियम परक्लोरेट एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर का कंपाउंड है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। जबकि ये जो है ये केमिकल प्रोसेस है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, CO2 एक एसिड है, जबकि KOH क्या है, एक बेस है। तो ये आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। रिएक्शन देखें क्या होगा, KOH प्लस CO2, तो ये रिएक्ट करके क्या बना देंगे, K2CO3 बना देंगे, ठीक है। और साथ क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ पे हम 2 अगर लगा लें तो इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो जाती है। बात की समझ लगी? तो ये पॉइंट्स बेटे आपसे MCQ में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर पहला पॉइंट, कौन से कंपाउंड कंबस्शन एनालिसिस किए जा सकते हैं, कंबस्शन ट्यूब के अंदर अब्जॉर्बर कौन से हैं और उनकी अब्जॉर्प्शन किस नेचर की होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो फार्मूले हैं वो आपने याद करने हैं कि परसेंटेज कार्बन की फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, मैस ऑफ CO2 फाइंड करना है। उसके बाद मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई 12/44 मल्टीप्लाई बाई 100। इस फार्मूले से आप परसेंटेज कार्बन की फाइंड करेंगे।
इसी तरह परसेंटेज हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, पहले मैस ऑफ वाटर फाइंड करना है, उसके साथ मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई 2.016/18 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस फार्मूले से आप परसेंटेज ऑक्सीजन फाइंड करेंगे। यहाँ पे ये पूछा जाता है कि किसकी परसेंटेज डिफरेंशियल मेथड से, यानी कि मेथड ऑफ डिफरेंस से आप फाइंड करते हैं, तो वो ऑक्सीजन की परसेंटेज है। तो परसेंटेज ऑक्सीजन फाइंड करने के लिए आप 100 में से माइनस कर देंगे किसको, परसेंटेज कार्बन प्लस परसेंटेज हाइड्रोजन का सम करके। तो ये तीनों फार्मूले भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। बात की समझ लगी स्टूडेंट? तो यहाँ पर क्या है कि ये तीनों फार्मूले और यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग कंबस्शन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है कि परसेंटेज कार्बन फाइंड करने का फार्मूला क्या है, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई 12/44 मल्टीप्लाई बाई 100। तो जी क्वेश्चन के अंदर CO2 का मैस कितना है बेटे, 11 ग्राम, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस कितना है, 50 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई 12/44 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, ये 11 को 44 पे करें तो ये आंसर क्या आ जाएगा 4, और ये 4 को 12 पे करें डिवाइड तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 30, और ये क्या आ गया 5, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 6। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड के कंबशन के दौरान 6% जो है वो कार्बन इसके अंदर प्रोड्यूस होगी। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज़ ओनली एम्पिरिकल फार्मूला। तो मैंने आपको बताया था कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनका सिर्फ क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है। सेकंड स्टूडेंट आपने याद रखना है जो जॉइंट मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि यहाँ पर सिलिका है SiO2, ये एक जॉइंट मॉलिक्यूल है। तो आयोनिक कंपाउंड्स और जॉइंट मॉलिक्यूल्स का सिर्फ क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला। आप इसके लिए टर्म क्या यूज़ करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। ये वाटर है, ये बेटे क्या है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, ये एम्पिरिकल फार्मूला भी है। ये CO2 है, ये मॉलिक्यूलर भी है, ये एम्पिरिकल भी है। इसी तरह ग्लूकोज का ये वाला फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH2O होगा। बात की समझ लगी? अब हमें कैसे पता चलेगा कंपाउंड मॉलिक्यूलर है या आयोनिक है? तो याद रखना है कि अगर फार्मूले में दोनों एटम्स नॉन मेटल के होंगे तो ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड की अलामत है, और अगर बेटे क्या हो, एक मेटल और एक नॉन मेटल एटम हो, जैसा कि सोडियम क्लोराइड है, तो वहाँ पे वो आयोनिक कंपाउंड की अलामत है। जबकि जो जॉइंट मॉलिक्यूल्स हैं इनमें सिलिका बड़ा ही मशहूर, सिलिका SiO2, ये क्या है, ये जॉइंट मॉलिक्यूल है। इसके अलावा डायमंड, ग्रेफाइट, ये सारे के सारे क्या हैं, ये जॉइंट मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। तो इनके लिए टर्म सिर्फ आप क्या यूज़ करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ विच एलिमेंट इज कैलकुलेटेड बाय मेथड ऑफ डिफरेंस ड्यूरिंग कंबशन एनालिसिस। तो आपने बेटे पढ़ा है कि परसेंटेज ऑक्सीजन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 में से माइनस करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज का सम। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है फिर वो क्या होगा, ऑक्सीजन बेस्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 78 ग्राम पर मोल contains 44% carbon and 44% oxygen. What will be its molecular formula? अब आपको ये क्वेश्चन आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टूडेंट क्या है कि ये ऐसा फार्मूला है जो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। बात की समझ लगी? या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसा फार्मूला जो मॉलिक्यूल की क्या शो करता है, एटॉमिसिटी को शो करता है, आप उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। वो डिस्कस करने से पहले बेटे आपने याद रखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि n को मल्टीप्लाई करना पड़ता है एम्पिरिकल फार्मूला से। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या चीज़ है,
n बेटे कोई नंबर हो सकता है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है एंड सो ऑन। n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव में नहीं हो सकती, n की वैल्यू जो है ये फ्रैक्शन में भी नहीं आएगी। बात की समझ लगी। अब n की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला क्या है कि आप क्या करेंगे, मालिक्यूलर मास हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आप इसको डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, एम्पिरिकल फार्मूला मैस, यानी कि वो वाला मैस जो एम्पिरिकल फार्मूले से कैलकुलेट हो। जैसा कि हमारे पास कंपाउंड है जी बेंजीन, उसका मालिक्यूलर मैस क्या है जी 78 और उसका एम्पिरिकल फार्मूला मैस कितना है 13 होता है। तो वो वाला मैस जो मालिक्यूलर फार्मूला से निकले वो मालिक्यूलर मैस है, जो एम्पिरिकल फार्मूला से निकले वो एम्पिरिकल फार्मूला मैस है। तो इससे n की वैल्यू निकलेगी, उसको मल्टीप्लाई कर दें एम्पिरिकल फार्मूला से, ये क्या बन जाएगा मालिक्यूलर फार्मूला। ठीक हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने याद रखना है कि अगर n की वैल्यू 1 होगी तो इस केस में मालिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल बेटे कि वाटर की बात कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, NH3 की बात कर लें, तो ये इन कंपाउंड्स के लिए n की वैल्यू 1 है, यानी कि यहाँ पे अगर आप रेशो लें तो 2:1 है, 1:2 है, 1:3 है, यानी कि ये सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो ही है। तो इन कंपाउंड्स के लिए यही क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है और यही स्टूडेंट क्या है, मालिक्यूलर फार्मूला है। बात की समझ लगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक कंपाउंड हैविंग मालिक्यूलर मास 78 ग्राम और उसके अंदर 44% कार्बन और 44% ऑक्सीजन है। ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। अल्फा ऑप्शन है जी C6H12O6, बीटा ऑप्शन है C6H6, चार्ली ऑप्शन C2H2 और डेल्टा ऑप्शन है C2H6। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट अगर आपको कंपाउंड के अंदर पहले ही मालिक्यूलर मास गिवन है और आपसे पूछा भी क्या है, मालिक्यूलर फार्मूला, तो सिंपल आप ये कैलकुलेशन करने की बजाय इन कंपाउंड्स के क्या फाइंड कर लें, मालिक्यूलर मास। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है वो क्या है स्टूडेंट, वो बीटा बेस्ट आंसर है, क्योंकि बेंजीन का मालिक्यूलर मास कितना होता है 78। ठीक है, कार्बन का 12 × 6 1 × 6, तो ये क्या आ जाएगा 72 + 6 = 78। याद रहेगा कि अगर स्टेटमेंट के अंदर मालिक्यूलर मास गिवन हो और आपसे पूछा भी किया जाए मालिक्यूलर फार्मूला, तो फिर आप बजाय कि ये पूरे स्टेप्स वो अप्लाई करें, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने का, ग्राम एटम फाइंड करने का, ग्राम एटम की रेशो लेके उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना, फिर उसकी n की वैल्यू फाइंड करके मालिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना, आप डायरेक्ट क्या करें, आप ऑप्शंस में मौजूद कंपाउंड्स का मालिक्यूलर मास फाइंड कर लें। तो जिसका मालिक्यूलर मास स्टेटमेंट में मौजूद मालिक्यूलर मास से रिजेंबल करेगा वो आपका क्या होगा, वो आपका बेस्ट आंसर होगा। क्लियर होगा।